वो जैसे एक जादूगर था, आया और छा गया। बाल उसके हाथ से निकलने के बाद भी उसी की उंगली के इशारों पर नाचती थी और वो गायब भी ऐसे ही हो गया कि जैसे वाकई ही जादूगर था। वो थोड़ी सी एफर्ट करके सब बचा सकता था, मगर नहीं, शायद खुददार था या आखड़ू। वो शायद किसी के लिए हीरो से ज्यादा विलेन हो, मगर उसकी कहानी एक ड्रामाई कहानी की तरह उतार चढ़ाव, हार जीत इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। इसकी कहानी इसलिए भी अहम है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कहानी का आगाज होता है शेखुपुरा के गांव से, जहां 1982 में इसकी पैदाइश होती है। 19 की दहाई में कौन था जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था? सभी के सर पर यही जुनून सवार था, मगर ये जुनून इसके लिए इश्क में बदल गया और इसके ऊपर पहली नजर पड़ी आकिब जावेद की, क्योंकि वो भी शेखुपुरा से था। वो ना वकार यूनुस जैसा था, न वसीम अकरम जैसा और ना ही शोएब अख्तर जैसा। वो इन सब से अलग था और उसकी क्रिकेट का आगाज होता है सन 2000 में, जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करता है और 2005 में कौमी सिलेक्टर्स की उस पर पड़ती है नजर, जब वो कायदे आजम ट्रॉफी में 35 रन देकर 7 विकेटें हासिल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ की। वो कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनता है और पहला ही इम्तिहान सबसे तगड़ा और कड़ा, शायद कोई नया डेब्यू करने वाला ऐसे इम्तिहान में कभी भी ना जाए, मगर आसिफ जाता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मगर वो वहाँ कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है और वो एक मैच पाकिस्तान की टीम ए के खिलाफ भी खेलती है। वहाँ खेलते हैं मोहम्मद आसिफ और उसमें आसिफ ऐसा खेलता है कि एक ही मैच में 10 विकेटें हासिल करता है। उसके बाद इसका असल सफ़र शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक इससे भी बड़े इम्तिहान का सामना होता है। जी हाँ, इंडिया का, और इंडिया का पाकिस्तान टूर साल 2006। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेल रहा था कराची में। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा चुकी थी। 39 सिर्फ 39 पर पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद शोएब अख्तर और कामरान अकमल ने इनको सहारा दिया। कामरान अकमल के 100 और शोएब अख्तर के 45, इन्हें 245 तक ले गए। पाकिस्तान 250 तक पहुंचा। अब आसिफ के लिए स्टेज तैयार हो चुका और आसिफ का जादू चला और ऐसा चला कि ये 250 रन के ताक़ुब में इंडिया इससे लीड नहीं ले सका और अगले इनिंग्स में पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन ने ऐसा खेल पेश किया कि पाकिस्तान का टोटल रन्स 599, 7 खिलाड़ियों पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और अब टोटल था 607 और आगे था मोहम्मद आसिफ। इंडिया ने जैसे ही खेल शुरू किया तो सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और अब मैदान में मौजूद थे वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर, जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी मैच को बदल सकते हैं। मगर आगे भी मोहम्मद आसिफ था और उस वक्त आसिफ ने करवाई बॉल ऑफ द सेंचुरी, ऐसी परफेक्ट बॉल कि वीवीएस लक्ष्मण की मिडल स्टंप क्लीन बॉल और उसके बाद अगले ही ओवर में उसने सचिन तेंदुलकर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर शायद इस अंदाज में कभी भी आउट नहीं हुए होंगे। पाकिस्तान ये मैच जीता और वैसे आप जानते ही हैं कि जब कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर स्पेशली इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हीरो बनना तो उसका बनता है और इस तरह से बने मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के हीरो। इंडिया को हराने के बाद उनकी बॉल चलती जा रही थी। उनकी बॉल का जादू ऐसा चलता था कि कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर उसके सामने कभी टिक नहीं पाया था। दुनिया के बड़े बड़े नाम कभी ना कभी उसका शिकार ज़रूर बने, मगर फिर शायद किसी की नज़र लग गई या फिर कुछ और कि 2006 में मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 1 साल की पाबंदी लगी। जैसे ही पाबंदी खत्म हुई तो फिर श्रीलंका के खिलाफ टूर किया। पाकिस्तान वो सीरीज़ ख़राब बैटिंग की वजह से हार गया, मगर आसिफ जीत गया। उसने इस सीरीज़ में 19 से ज़ायद विकेटें हासिल की और फिर आता है T20 वर्ल्ड कप का साल 2007 और शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का झगड़ा होता है, जिसमें शोएब अख्तर से बल्ला मार देते हैं। तो बातें कर रहे थे आपस में अबाउट रिस्पेक्ट के। शाहिद भाई कह रहे थे यार तुम लड़कों से अच्छी तरह बात किया करो। मैं उसमें हंसना शुरू हो गया और शोएब भाई ने उठा के बैट मार दिया। शोएब अख्तर पर लंबा बैन लगता है और आसिफ जाता है वर्ल्ड कप खेलने और वहाँ इंडिया के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि पहली 4 विकेटें मोहम्मद आसिफ ही लेता है। इंडिया की भी नज़र में आ जाता है मोहम्मद आसिफ और वो अगस्त में होने वाले IPL में दिल्ली आसिफ को खरीद लेती है। मगर किस्मत की देवी इतनी मेहरबान भी नहीं, या शायद मोहम्मद आसिफ खुद पर इतने मेहरबान नहीं थे। वो जून 2008 में दुबई में मंशियात के साथ पकड़े जाते हैं
दुबई में आने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगती है और आईपीएल भी उनको सस्पेंड कर देता है क्योंकि उनका डोप टेस्ट फिर से पॉजिटिव आ जाता है। फिर आता है 2009, जब हद हो गई एक ऐसे बड़े स्कैंडल की कि वीना मलिक के साथ शादी की बातें होने लगी। 2 साल तक इनके मसले ऑफ द रिकॉर्ड रहे, मगर अप्रैल 2010 में ये झगड़े ऑन द रिकॉर्ड आ गए और मीडिया हाउसेस को और क्या चाहिए था, दोनों टीवी पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां कर रहे थे। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसे तो आपने मुझसे लिए। अगर मेरे लिए पास वो हैं तमाम तो फिर लोग आप हैं। आदल आपको फैब्रिक्स वापस देखो, किए हैं, बीच में ये बोलिए उसका मत। सबूत। जिस बेड पे ये सोते हैं वो मैंने बनवाया है। जिस लाउंज में जिस सोफे पे बैठते हैं वो मैंने, चॉकलेट ब्राउन कलर का वो अब सोफा आप है। तो कपड़े ब्लैक उतारने कलर पे का आ उनका गई बेड हैं। है। इश्क की दास्तान सिर्फ मेरी तरफ से नहीं थी, आसिफ भी मुझसे इश्क करते थे। और इसी 2010 में वीना मलिक के इस इम्तिहान के साथ साथ 3 बड़े इम्तिहान और भी थे। T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और इंग्लैंड का टूर। T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में बुरी तरह से नाकाम और इंग्लैंड में तो हद ही हो गई। वो लम्हा आया जो शायद पाकिस्तान के शायकीन ने या शायद मोहम्मद आसिफ ने या किसी और ने भी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड में खेल रहा था और लॉर्ड्स टेस्ट का आखिरी दिन था और द न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड में खबर छपती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग करते हैं और पूरी क्रिकेट में भौचाल आ जाता है। और ये स्पॉट फिक्सिंग करने वालों में से एक था मोहम्मद आसिफ। ये इतनी बुलंदियों पर जाने वाला, इतनी तरक्की करने वाला, ऐसा गिरा कि फिर दोबारा उठ नहीं सका। इस सारे स्पॉट फिक्सिंग में 2 किरदार थे, मज़हर मजीद और मोहसिन खान। मज़हर मजीद जो सलमान बट और आसिफ के मैनेजर थे और मोहसिन खान जो इंडियन बिजनेसमैन बनकर मज़हर मजीद से मिल रहे थे। मोहसिन खान ने मज़हर मजीद से कहा कि आप एक नो बॉल ही करवा दें। उसने कहा एक नहीं 2 करवाएंगे और वो भी जहां आप करवाएंगे। तो फिर वही हुआ। लेकिन जो मोहसिन खान थे, असल में उनका नाम था मज़हर महमूद और वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे और ये भी उनका एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें मज़हर मजीद मोहरा बना और शिकार बने पाकिस्तान के प्लेयर। सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर 5 साल की पाबंदी लगी। इंग्लैंड में जुर्म करने की वजह से 1-1 साल की कैद भी हुई। आसिफ एक खामोश मिजाज आदमी था। उसकी मज़हर मजीद से ना तो कभी मुलाकात हुई थी, न कभी फ़ोन पे बात, न कभी कोई मैसेज तक भी नहीं। हत्ता कि वो आसिफ के पास से वो निशान ज़्यादा नोट भी नहीं मिले थे जो मोहम्मद आमिर और सलमान बट से बरामद हो गए। मगर एक सबूत जो मोहम्मद आसिफ को ले डूबा कि उसने उसी मखसूस मकाम पर नो बॉल करवाई थी, वो भी जब आसिफ से पूछा गया तो उसने बताया कि ये एक एक्सीडेंटल नो बॉल थी। मुझे सलमान बट ने कहा था कि तेज़ दौड़ो, क्या रात को सोए नहीं? तो उसके बाद आसिफ ने कोई वजाहत नहीं दी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, टीम में वापस आने के लिए कोई दोबारा से कोशिश नहीं की। बस एक इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया, 3 साल तक लड़ता रहा। लेकिन जब वहाँ से भी अपील खारिज हो गई तो चुपचाप साइड पर हो गई। लेकिन यहाँ बेहिसी देखनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। हमने बहुत से नाम सुने इंडियन प्लेयर्स के जिनके बारे में बात की गई कि वो स्पॉट फिक्सिंग करते हैं, आईपीएल में जुआ लगता है, मगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उन सबको बचा लिया, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इनके हवाले से एक बात भी नहीं की। हत्ता कि मोहम्मद आसिफ के पास कोई सबूत नहीं मिले थे कि उसने स्पॉट फिक्सिंग की है। उसने बताया भी कि ये बॉल एक्सीडेंटल नो बॉल। यहाँ बेहिसी थी। जब वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर रहा था तो इस पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को उसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए था। मगर अफसोस कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अपने हीरों को गंवाने में लगा रहा। कभी भी अपने जो हीरे या अपने हीरो थे उनके साथ बहुत बुरा किया। ये चीज़ आप देख भी रहे हैं। जैसे ही आसिफ की अपील खारिज हुई तो उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी, इकबाल जुनून नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, आई फील रियली सॉरी। I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. I feel very sorry. I feel very sorry. इस कहानी का एक ही मकसद है कि हमें मॉरल और एथिक्स वहाँ तक ले जाते हैं, अमर कर देते हैं जहाँ हमें हमारा सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क नहीं ले जा सकता। हमेशा कामयाबी के लिए 4 ही जीने कि टैलेंट, हार्ड वर्क, एथिक्स एंड मॉरल। कि हार्ड वर्क कीजिए, अपने टैलेंट को सामने लाइए, मगर एथिक्स और मॉरल को भी हमेशा सामने रखिए। उम्मीद करते हैं कि ये वर्थ फॉलोइंग कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।